नमस्कार। कार्यक्रम सदन दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। अगले आधे घंटे में देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने संबंधी विधेयक को राज्यसभा ने चर्चा के बाद लौटाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया चर्चा का जवाब। तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद भी कर समान रखने का प्रावधान। लोकसभा में स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक 2025 पर चर्चा। पान मसाला उत्पादों पर उपकर लगाने का प्रस्ताव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अर्जित राजस्व का योजनाओं के जरिए राज्यों को भी आवंटन। देश में 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए का होगा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 20% से अधिक की वृद्धि। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का लोकसभा में बयान। कहा, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए आवंटित। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा में आज सुचारू कामकाज हुआ। कार्यवाही की शुरुआत मंत्रालयों से जुड़े पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन के साथ हुई। राज्यसभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखे गए। संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग, संचार मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़े पत्र रखे गए। इसके साथ ही विभाग संबंधित संसदीय कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखे गए। विभाग संबंधित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी रखी गई। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। इसमें वायु प्रदूषण, रुपए में जारी गिरावट, किसानों और रेलवे से जुड़े मुद्दे शामिल थे। स्कूलों में नेत्र जांच अनिवार्य करने और राष्ट्रीय स्तर पर एक आई हेल्थ मिशन चलाए जाने की मांग की गई। 4 श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन का मुद्दा उठा। कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई। कई सदस्यों ने देश में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण बढ़ती फेफड़ों की बीमारियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव का मुद्दा उठाया। बीजेपी सांसद सुभाष बराला ने शून्यकाल में देश में ई कचरे के सुरक्षित निराकरण और वैज्ञानिक पुनर्चक्रण की मांग की। विकसित देशों का लगभग 80% ई कचरा भारत में आता है, जिसको रिसाइकल करके अन्य कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लागत को कम करने के लिए बाल श्रमिकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी जनसंख्या लगभग 4.5 लाख के आसपास है, जिनकी सुरक्षा बहुत गंभीर विषय है। अतः मेरा सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इलेक्ट्रिक कचरा प्रबंधन और ई कचरे के विघटन और पुनर्चक्रण को प्रभावी बनाया जाए। बीजेपी सांसद दर्शना सिंह ने हेपेटाइटिस ए को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने की मांग की। मौजूदा समय में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी शामिल है, लेकिन राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम में हेपेटाइटिस ए शामिल नहीं है। हालांकि बाजार में हेपेटाइटिस ए का टीका उपलब्ध है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि हेपेटाइटिस ए को राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे लीवर से संबंधित बीमारियों में कमी लाई जा सके। राज्यसभा में नियम 267 के उपयोग और उसके दायरे को लेकर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज व्यवस्था दी। सभापति ने कहा कि इस प्रावधान के तहत केवल उन विषयों पर ही चर्चा हो सकती है जो दिन के एजेंडे में पहले से ही शामिल हो, लेकिन इससे इतर किसी अन्य विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं है। Honorable members, I have received 2 notices under Rule 267 on 2 different issues. Honorable members, on a demand made by some members, I had observed yesterday in the House that I will review the position with regard to the notices being submitted under Rule 267 of the Rules of Procedures and give my ruling. Honorable members, I have observed that the notices under Rule 267 are being submitted almost daily to seek suspension of the listed business.
and to demand discussions on issues as deemed fit by the individual members. Regrettably, this is not the purpose of the Rule 267. Therefore, it is necessary to clarify its mandate. At the outset, members may appreciate that the Rule 267 in the Rajya Sabha is not equivalent to an adjournment motion in the Lok Sabha. The adjournment motion is exclusive to Lok Sabha due to application of Article 753 of our Constitution. There is no constitutional or procedural provision authorizing Rajya Sabha members to give any adjournment notice in any manner. Under Rule 267, a rule may be suspended only for a matter related to the business already listed for that day. A notice must specify the rule sought to suspend and include a properly drafted motion. Any notice concerning a matter outside the list of business is invalid. The present form of Rule 267 results from an amendment adopted by this House in the year 2000. The Rules Committee in the year 2000 was presided over by the then Chairman, Rajya Sabha, Sri Krishnakantji, and consisted of eminent members like Dr. Manmohan Singh, Sri Pranab Mukherjee, Arun Chori, M. Venkaiah Naidu, Suraj Kausal, Fali S. Nariman, etc. The committee observed that the rule was being used to seek discussions on matters not listed or not yet admitted. The committee therefore recommended restricting the Rule 267 strictly to subjects related to the list of business and added to proviso preventing its use where a rule already contains a suspension mechanism. The House approved these recommendations on 15th May 2000. Honorable members, it is pertinent to note that between 1988 to 2000, discussions under Rule 267 were held only 3 times, and on just 2 of those occasions was the rule invoked strictly as prescribed. Further, from the 2000 amendment to the present, no discussions have taken place under Rule 267. However, on 8 occasions, discussions were held only after consensus in the House. Honorable members can see that in almost 4 decades, this device of Rule 267 has been invoked in the House on rarest of rare occasions. After the amendment, Rule 267 enables suspensions of a rule only to take up matters already listed for the day and not to introduce any unrelated subjects. A valid notice under Rule 267 must specify the rule to the suspended, relate to an item in the day's list of business, provide the grounds for invoking Rule 267, not seeking suspension of business where a rule already allows suspension, contains a motion drawn in proper form. Only notices fulfilling all these conditions and receiving prior consent of the chairman may be taken up in the House. In view of my observation, clarification above, Rule 267 notices not meeting these requirements will not be taken into consideration. Any matter of urgent public importance can be raised by other parliamentary devices. Thus, the notices received under Rule 267 are not admitted. इस पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभापति सर्वोच्च अधिकार रखते हैं और किसी चर्चा की अनुमति दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सांसद नियम 267 के नोटिस इसलिए देते हैं क्योंकि विपक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराना चाहता है, लेकिन सरकार इससे बचती है। इसके बाद नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार किसी भी चर्चा से नहीं भागती है। Sir, I want to clarify only one thing. That the leader of the opposition said that the government is avoiding to have discussion.
Government has not avoided any discussion. Whatever you have asked, we have always given the time, and we have discussed. Last session also you asked, and we gave you the time, and we had full-fledged discussion. So this impression should not go that the government avoids any discussion. We are ready to discuss on every topic, and here also, and the all-party meeting, you have decided to have discussion on Vande Mataram and the electoral reforms, and it is coming in the next week. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा को बताया कि देश में मानव तस्करी के सबसे अधिक मामले पंजाब में सामने आए हैं। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि एनआईए ने कुछ साल पहले एक मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ गठित किया था और आज मानव तस्करी के मामले उसकी जांच के दायरे में आते हैं। एनआईए ने कई मामले दर्ज किए हैं और कुछ मामलों में गिरफ्तारी और आरोप पत्र दायर किए गए हैं। I would like to inform him that the NIA has registered and investigated 27 human trafficking cases, resulting in 169 arrests and charge sheet against 132 individuals. This is what has been done by the NIA, which has, sir, established some years ago an anti-human trafficking division. It has today a mandate to cover human trafficking. Apart from that, various state governments have also launched investigations, sir. In case of NIA, I also want to say, particularly NIA arrested 2 important traffickers in Haryana and Punjab on the 7th of August, and then in Himachal Pradesh, 2 more people on the 2nd of October. Where state governments are concerned, sir, the maximum number of trafficking is from the state of Punjab. The Punjab government has constituted a SIT and a fact-finding committee. As per information given by them to us, 25 FIRs have been registered against 58 illegal travel agents. 16 accused have been arrested. Where the state of Haryana is concerned, 2,325 cases have been registered, 44 FIRs have been registered, 27 people have been arrested. Also, one very significant trafficker has been arrested by the state government of Gujarat. सरकार ने राज्यसभा में कहा कि देश की विभिन्न अदालतों में न्यायाधीशों के पद पर बने रहने की आयु सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उच्च सदन में विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही। डिटेल ऑफ सैंक्शन्ड एंड वैकेंट पोस्ट ऑफ जजेज इन हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी अक्रॉस द कंट्री से संबंधित था। इन्होंने जो जजेज की आयु है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं वहाँ 60 साल, हाई कोर्ट्स में जजेज की आयु 62 साल और सुप्रीम कोर्ट में जजेज जो हैं उनकी आयु 65 साल है। ये अभी वर्तमान में व्यवस्था है। ये कह रहे हैं कि क्या कोई आयु इंक्रीज करने का प्रस्ताव है। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को कहना चाहता हूँ कि अभी कोई ऐसा प्रपोजल पेंडिंग नहीं है। थैंक यू। हाई कोर्ट में जितने भी हमारे जजेज के पद हैं वो 1122 1122 पद हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ है। तो वर्किंग स्ट्रेंथ हमारी 825 है और जो वैकेंट पोस्ट हैं वो 297 है। अब आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो 297 में जो वैकेंट पोस्ट है उसमें 97 जो केसेज हैं वो प्रोसेस में, 200 जजों के केस ऐसे हैं जिनमें हाई कोर्ट कॉलेजियम से हमें प्रस्ताव आने हैं। तो हाई कोर्ट कॉलेजियम से प्रस्ताव आएंगे तो सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी जजेस के भरने की। तंबाकू और इससे बने उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 को संसद की मंजूरी मिल गई है। उच्च सदन में विधेयक पर करीब 3.5 घंटे की चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद बिना किसी संशोधन के इसे लोकसभा को लौटाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। विधेयक को बुधवार को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी थी। Health and wellness have been a key focus of our government. Prime Minister Narendra Modi has been very keen that in the last 11 years, I can read out the amount being spent on health. The last year of UPA government, 2013-14, 33,278 crores
have been spent for Health Ministry's budget allocation. Whereas 25-26 this year, the BE, I'm comparing the BE with BE, 99,858 crores have been allotted, 3 times more. So, other than that, between 2014 and 2021-22, 14-15 and 21-22, government health expenditure as a percentage of GDP rose from 1.13% to 1.84%. Government health and expenditure is a share of overall government spending also increased from 3.94 to 6.12%. Between 2014 and 22, per capita health spending tripled from 1,108 rupees to 3,169 rupees. This is per capita, sir. Other than that, of course, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana gives protection for nearly 55 crore beneficiaries, 9 crore plus, over 9 crore hospital admissions have been entertained under that, resulting in 1.3 lakh crore or even slightly more worth of free treatments. So healthcare has taken a good priority in this government. इससे पहले चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने उत्पाद शुल्क में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक की आलोचना की। कांग्रेस ने इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की, जिससे कि इस पर गंभीरता से विचार किया जा सके। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विधेयक का समर्थन करते हुए अपने विचार रखे। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो 32% था उसको 42% पूरा टैक्स जो है वह राज्यों को देने का काम किया। जो इनके समय में 3,37,000 करोड़ रुपए मिलता था, यह मोदी जी की सरकार है, राज्यों को 3,37,000 करोड़ से बढ़ा करके 23,48,000 करोड़ रुपए राज्यों को देने का काम किया। उसी से तो राज्य सरकारें फल फूल रही हैं और विकास का काम हो रहा है। सर, हम ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर कोई राजनीति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों के हेल्थ से संबंधित है, लाखों करोड़ों लोगों के लाइवलीहुड से संबंधित है और सरकार को भी इससे बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिस पे आज तक किसी भी सरकार ने अपना विजन स्पष्ट और क्लियर नहीं किया है। इनफैक्ट मैं ये अगर किसी से पूछूं कि भाई आपका विजन क्या है, क्या टोबैको यूज होना चाहिए या पूरी तरीके से बैन होना चाहिए तो कैसे रेगुलेट होना चाहिए, किसी के पास एक कंस्ट्रक्टिव आंसर नहीं है। The new system covering cigarettes, unmanufactured tobacco and emerging nicotine devices brings clarity, reduces loopholes and ensures parity across the products, sir. Sir, concerns specific to Andhra Pradesh, sir, while I broadly support the bill, I wish to draw the attention of the House to pressing issues affecting tobacco farmers in Andhra Pradesh, India's largest FCV tobacco producing state, where lakhs of rural families depend entirely on the crop, sir. बुलेटिन में अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। आज लोकसभा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग मंत्रालय, जल शक्ति समेत कई मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सदन को आश्वासन दिया कि अगले 1 साल में हाईवे पर टोल वसूली सिस्टम खत्म हो जाएगा। वे NHAI परियोजना के अनियमितताओं पर एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। मैं सम्मान्य सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अभी हमने नई टोल के लिए टोल नाके ही ख़त्म कर दिए हैं। केवल एंट्री रहेगी और नंबर प्लेट का फोटो लगे और फास्ट ट्रैक होगा और डायरेक्ट बैंक अकाउंट से टोल के उतने पैसे ही जहां से एंट्री की वहां से वही तो सर वही आप मेरी बात सुनिए। वैसे मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा
और सम्माननीय अध्यक्ष जी आप भी मुझे संरक्षण दीजिए। 10 लाख करोड़ के काम चालू है, 4,500 प्रोजेक्ट। अब प्रश्न केवल एक धुले से नासिक के बीच का है। अब मैं सब प्रोजेक्ट के डिटेल की जानकारी तो दे नहीं सकता, पर आप एक काम करिए कि मेरे क्वेश्चन आवर के दिन समाप्त होने के बाद सब अधिकारी यहाँ आते हैं, सब एमपीज आते हैं, तो आप आज भी आ सकते हो। मैं आपके सामने बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और अब ये टोल से समाप्ति हो जाएगी और इसके बाद ये कोई टोल रोकने वाले लोग नहीं रहेंगे, कोई कुछ नहीं रहेगा। और ये सिस्टम में पहले 10 काम अब हमने अवार्ड कर दिए हैं, इसके बाद आगे चलकर ये 1 साल के अंदर लगभग हम पूरी तरह इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टोल पे जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास, सुरक्षा और नियमन से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर दिया। Presently, 57 lakhs EVs registered in India. EV sales rates was faster than IC engines in 2024 and 2025. EV car increased by 20.8% and petrol and diesel by 4.2%. Two-wheeler EVs increased by 33% and petrol and diesel by 14%. There are three-wheelers EVs by 18% and petrol and diesel by 6%. Sir, in Karnataka, the EV growth is 16.6% and Bengaluru, it is 9.9%. Indian EV market potential is of 20 lakh crores by 2030, with rupees 1 crore annual sales of vehicle, creating 5 crore new jobs by 2030. 400 plus startups in electric two-wheelers sale increased by 21% since 2024. The lithium is very important. I remember when we had taken a decision for electric vehicle, the cost of the lithium-ion battery was $150 per kilowatt per hour. But now it is presently coming to $55 per kilowatt per hour. This is really a good indication. At the same time, there is a good news for our country that in Jammu and Kashmir, the 6 million tons, the lithium reserves are there, which is of the 6% of the world. The mining ministry is working on that for the futuristic development of our country. This is very important. And at the same time, we are already having a lot of research on the battery chemistry regarding the lithium ion, sodium ion, zinc ion, and aluminum ion. I am very much confident this is the future. But at the same time, the futuristic fuel is the hydrogen. Honorable Petroleum Minister is here. And I have also got the car, which is on hydrogen. And the car is from the Toyota. It's just like Mercedes, giving the comforts of that level. And the name of the car is Mirai. The Mirai Japanese words mean the future. And already our Prime Minister has given highest priority for green hydrogen mission, and that is to be the future. So today, presently, we are the importer of the energy, but I am confident that under the leadership of our Prime Minister, in Atmanirbhar Bharat, we will be the exporter of the energy to the whole world. And for that reason, our government is giving highest priority for development of alternative fuel and biofuel. ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर एक प्रश्न के उत्तर में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने लोकसभा में भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री ने खराब गुणवत्ता या कार्यान्वयन में कमियों से संबंधित किसी भी चिंता को दूर करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। कई जगह से, कई राज्यों से, कई एमपीओ से बहुत सी कंप्लेन इसके बारे में आई। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने अभी भी एक निर्देश दिया और बार बार दिया है कि ये जो योजना है वो लोगों के घर में पानी देने के लिए बनी है। पानी देना ही पड़ेगा, पाइप बिछाकर या सिर्फ नल डाल के, फोटो डाल के वो अगर छोड़ देंगे तो चलेगा नहीं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मैं आपके बताऊं कि अभी तक इसके अंदर करीब 4000 लोगों के ऊपर कोई अधिकारी है, कोई मंत्री है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया। एक राजस्थान के मंत्री तो कल तक वो जेल में थे। कई लोगों के ऊपर एक्शन ली गई है, किसी को चार्जशीट दिया गया है। हम लोग स्कीम के द्वारा, एक स्कीम बनाकर स्कीम के द्वारा ही उनको पैसा देना चाहते हैं, और जो अभी तक जो पैसा उनको दिया गया उसका वो हिसाब भी जमा करें, उसका वेरिफिकेशन भी दे। और जब तक वो नहीं देंगे उसको पैसा देना हमारे लिए भी मुश्किल है।
और उसीलिए हमने कैबिनेट से अभी तो मंजूरी भी मांगी नहीं है। जब तक ये हो जाएगा, हमने सभी मुख्यमंत्रियों को भी कहा है, सभी एमपीओ को तो हमने अलग से बुलाकर भी कहा था कि आपकी जो भी कंप्लेन है हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 119 टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम को चेक करने के लिए भेजा। उसके अंदर जो गलतियां या कमियां पाई गई उसके ऊपर भी एक्शन लेने के लिए हमने हर सीएस को और सीएम को भी पत्र द्वारा बताया गया है। और जैसे भी ये पूर्तता होगी, हमें कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी तो पैसा तो ज़रूर मिलेगा। और ये स्कीम पूरी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी बिल्कुल तैयार है। मगर कोई भी गलती या कोई भी गड़बड़ी इसके अंदर नहीं चलाएंगे। बात पहले से भी स्पष्ट की थी और अभी भी इस बात के ऊपर हम स्पष्ट है कि कभी जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने या अधिकारी या कर्मचारी ने गलत किया होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से मिले हैं और उसके ऊपर हम काम करेंगे। लोकसभा में शून्यकाल की कार्यवाही से पहले सदन के पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र, समितियों के प्रतिवेदन और मंत्री के वक्तव्य रखे गए। शून्यकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों ने अपने क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे उठाए। सार्वजनिक महत्व के कुछ मामले पंजाब में नशीली दवाओं के खतरे और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत से संबंधित थे। सर, मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बोला है कि पंजाब में ड्रग यूजर्स से ज़्यादा ड्रग डीलर पेडलर्स हैं जो नशा बेचते हैं। और सर, यही एनसीआरबी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि पंजाब में देश में सबसे ज़्यादा ड्रग से डेथ पंजाब में हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा स्मगलिंग भी ड्रग्स की पंजाब में ही हो रही है। देश में सबसे ज़्यादा 1150 किलो पिछले साल पकड़ा गया। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी दी है कि पंजाब की होम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और आम आदमी सरकार से उन्होंने जवाब मांगा कि इसके खिलाफ आप कैसे लड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह सर कि जहाँ पे लोग दुखी होके गांव के दीवारों में लिख रहे हैं कि नशा यहाँ पे चिट्टा यहाँ पे बिकता है, तो सरकार उनको पकड़ने की बजाय पुलिस को भेज के उससे काला करके उसको मिटवा रही है। और सर 2 सेकंड बहुत जरूरी बात है। और यहाँ तक नशा सर लोग अपने छोटे बच्चों को बेच रहे हैं। और मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और बाकी जेलों में से वीडियो वायरल हो रहे जैसे नशा बेचा जा रहा है। और 43,000 कॉल्स एक ही जेल के एक स्मगलर ने। तो सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आधा पंजाब बीएसएफ के अंडर है। बीएसएफ कहते हैं हर दूसरे दिन नशे पकड़े जा रहे हैं और ये बीएसएफ को सर्च और सीज, तो हमारी सरकार जहां बिल्कुल फेल हो गई है नशे के विरोध लड़ने के लिए, तो क्या केंद्र सरकार ये नशे रोक के लोगों की और बच्चों की जानों बचाने के लिए कुछ करेंगे कि नहीं? आज आपके माध्यम से मैं सरकार की ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से, सालों से देश में अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड का कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है। विशेष रूप में जो इंस्टेंट नूडल्स होता है, स्वीट एंड बीवरेजेस होता है, सोडाज होता है, बच्चों बहुत ज़्यादा पी रहे हैं एंड दिस इज रिजल्टिंग इन अ हेल्थ एपिडेमिक। ओबेसिटी ज़्यादा हो रहा है देश में, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हो, ये बढ़ रहा है। और नेशनल हेल्थ सर्वे और नेशनल इकोनॉमिक सर्वे में 2025 में भी रिपोर्टेड है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के कंजम्पशन के वजह से ओबेसिटी बढ़ रहा है। मेरा सरकार से ये मांग है, पहला अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का डेफिनेशन करना है, दूसरा फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग करना है, कई सारे देशों में करके उसका कंजम्पशन बहुत कम हो चुका है, और तीसरा इस पे टैक्स ज्यादा करके एडवर्टाइजिंग बच्चों के लिए बैन करने का काम हमें करना है, देश के हेल्थ को बचाना है। धन्यवाद अध्यक्ष। लोकसभा में आज स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक 2025 पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विधेयक को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करते हुए कहा कि पान मसाला उत्पादों पर उपकर लगाने से ये महंगे हो जाएंगे और इनके सेवन में कमी आएगी। इससे लोगों को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे अर्जित राजस्व को योजनाओं के जरिए राज्यों को भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पान मसाला उत्पाद शुल्क के दायरे में नहीं आता है, इसीलिए इस पर उपकर लगाने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। ये उपकर जीएसटी से अतिरिक्त होगा। The purpose of this bill, madam, is to create a dedicated, predictable source of resource for two domains of national importance. So the
resource stream that we want to get by introduction of this bill and by passing of this bill when it becomes an act. We expect a predictable resource stream for two domains of national importance. One is the health security. Given the significant health burden generally for all governments, both center and state, that arise out of consumption of demerit goods like pan masala. And the second domain pertains to national security. National security requires sustained investment, madam, to keep pace with evolving security needs. So, this is a cess, and it is placed not on any essential commodity. That has to be very clear from the beginning. The purpose of this cess is, of course, to levy a cess, but on a demerit good. It is not on essential commodities. And demerit goods which are associated with significant health risks. And therefore, we wish to impose such costs so that it is a deterrent, so people tend not to use it. विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में पान मसाला के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभावों पर चिंता जताई गई। कुछ सदस्यों ने सरकार से इसके उपभोग को हतोत्साहित करने के उपायों की मांग की, तो कुछ सदस्यों ने पान मसाला कारोबार में लगे लोगों के हितों की ओर ध्यान दिलाया। देश के लिए, सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता उसके स्वास्थ्य की होती है, उस देश के इंसानों की, और दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता कि उस देश में रहने वाले लोगों की सीमाओं की सुरक्षा हो या उस देश की नेशनल सिक्योरिटी हो। मुझे लगता है किसी देश की प्राथमिकता केवल दो सर्वोच्च हो सकती है, तो हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी। और मैं बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि पहली बार हेल्थ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी दोनों का समन्वय एक विधेयक में करके लाई है और इस बात की प्रतिबद्धता कर रही है कि हम जो ये सेस लगाने जा रहे हैं डिमेरिट गुड्स पे, उस डिमेरिट गुड्स का एक एक पाई हम किसी और चीज़ नहीं खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं खर्च करेंगे, डेवलपमेंट पे, वो भी जरूरी है। आज हमारी ग्रोथ रेट है, जब कल इसी सदन में हमारी तरफ से कहा जा रहा था 8.2, तो हमारी सुप्रिया बहन बैठी है, तो आईएमएफ का कमेंट भी, कोड भी पढ़ लें कि आज भी आईएमएफ ने कहा अपार्ट फ्रॉम ऑल द कंस्ट्रेंट इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और सबसे अच्छा है। We will support any such thing if you want to increase taxes on any good which is not good for society at large. We will support the government. GST अच्छा बिल आप लाए, हम आपके साथ खड़े रहे। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हम आपके साथ खड़े रहे। आप देश के लिए जो भी अच्छा करेंगे, हम पूरी ताकत से, हमारी राजनीति जो भी डिफरेंसेस है छोड़ के, हम आपके साथ देश के हित के लिए खड़े रहेंगे। और ये बिल अगर देश के हित के लिए है, तो मैं बड़ी विनम्रता से उनको पूछना चाहती हूँ कि सेस क्यों, और आपको अगर डबल करना हो ट्रिपल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाएंगे? हाउ कैन यू डू देन? व्हाट इज द वैल्यू एंड द सैंक्टिटी ऑफ दिस डेमोक्रेसी टुमारो यू वांट टू डाउनसाइज पार्लियामेंट? तो कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।